आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इस नावल की 14वीं किस्त, चैप्टर गंगा और ब्रह्मपुत्र का तीसरा हिस्सा। सुनिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र का 14वां हिस्सा। 9:30 पर डिप्टी कमिश्नर का दरबार लगता। दरबार में ज़मींदार नज़रें पेश करते, जिनको साहब हाथ लगाकर वापस कर देता। बड़े साहब के दरबार में कुर्सी मिलना नेटिव जेंटलमैन के लिए बेहद इज्जत की बात थी। कलकत्ते और शिमले में कैसर की जर्मन एम्पायर के सफ़ीर रहते। जर्मनी और बरतानिया की तिजारती जंग शुरू हो चुकी थी। जर्मन मसनूआत की हिंदुस्तानी बाज़ारों में रेल पेल थी, लेकिन नौ आबादियों से फ़ायदा उठाने की इस रेस का नतीजा 1914 यानी 1914 की जंग की सूरत में रूनुमा होने में अभी बहुत अरसा बाकी था। नेटिव सोसाइटी से अलहदगी की एक फसील एंग्लो इंडिया ने अपने गिर्द खड़ी कर रखी थी, मगर ख़ुद इस फसील के अंदर बरतानिया जैसी शदीद क्लास सिस्टम नहीं थी। इंडिया एक आउटपोस्ट था और यहाँ सबको एक दूसरे के साथ मरना जीना था। ज़िंदगी ज़्यादा बेतकल्लुफ़ थी। बरतानिया अपने बेहतरीन नौजवान यहाँ हुकूमत करने के लिए भेजता, मगर वहाँ के बदतरीन नमूनों को यहाँ किस्मत आजमाने के लिए भेज दिया जाता। उमूमन ऊंचे ख़ानदानों के ये नाखलफ लड़के ज़्यादा एडवेंचरस होते। मुल्क में अमन व अमान, तरक्की और खुशहाली का दौर दौरा था और एक आम जाहिल हिंदू मलका टोरिया को देवी माता समझने लगा था। मरने से पहले विक्टोरिया ने लॉर्ड कर्जन से कहा था, बी काइंड टू माई पुअर इंडियंस। इस मुल्क की कदीम रिवायत थी कि बादशाह प्रजा को दर्शन देता था और प्रजा उससे फरियादी होती थी। इसी वजह से अक्सर हिंदुस्तानी उमरा अपना सारा असासा फ़रोख्त करके सऊबतें उठाकर अपने मुकदमों की अपील के लिए लंदन जाते, ताकि मलका से खुद फरियादी हों। ज़्यादातर नामुराद लौटते या गरीबुल वतनी के आलम में मर जाते। हाकिम के हुक्म की इताअत और साहिबाने इक़्तिदार का खौफ इस मुल्क के अवाम की सिरिश्त में दाखिल है। लिहाजा क्या ताज्जुब है कि अहले हिंद हमारी अताअत गुजार रियाया बन गए और मलका को अपनी माँ समझने लगे। गदर के बाद इंडियन सिविल सर्विस कायम हुई और कंपटीशन वाला एंग्लो इंडियन मंजर पर नमूदार हुआ। मगरूर, खुद पसंद खैलीबरी के बजाय ओक्सब्रिज का तालीम याफ्ता, जो बॉक्स वाला यानी अपने हमकौम ताजिर को भी ज़रा हकीर समझता था, ये नया सिविलियन खालिस इम्पीरियलिस्ट था। गदर से पहले की ज़्यादा रवादार बरतानवी रवायात और हिंदुस्तान की इस दिलकश नेटिव तहजीब से बिल्कुल नावाकिफ़, जो गदर के बाद हमेशा के लिए
मिट गई। डैड नए सिविलियन थे और हिंदुस्तान की बरतानवी सोसाइटी की नई और शदीद कट्टर कास्ट सिस्टम के एक फर्द, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के नुमाइंदे और दुनिया की अरफा तरीन मुलाजमत के रुकन, मगरूर, खर दिमाग, लेकिन जो हकीर लकड़हारों की जानें बचाने के लिए इत्मीनान से लुक़्मा अजल बन गए, इंसानी फितरत के बरतानवी किरदार के ये तजाद चार्ल्स बार्लो दरीचे से हट आया। बारिश शुरू हो चुकी थी। शिमला बरतानवी देवताओं का मस्कन था। अजला के कलेक्टर और कमिश्नर उमूमन अपने अपने सूबों के पहाड़ों पर जाते थे। दार्जिलिंग में हमारी दिलफरेब कोठी, पहाड़ हमें अपने वतन के मनाजिर, अपने वतन की खुशगवार सर्दी की याद दिलाते थे। हमारे हसीन हिल स्टेशन, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ये वाक़या है कि हम सब, हमारी सारी कौम इस मुल्क के शहर से नहीं बच सकी। इसकी गर्मी, गलाजत और कमीनगी की वजह के बावजूद हमारी ये मखसूस दुनिया, वतन वापस जाकर भी जिसकी याद हमें सताती रहती है, ये मखसूस ज़बान जो हम नेटिव्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, बंदोबस्त, शाबाश, सब बराबर, खूब मालूम हाय, कपरदार, यू शुअर, शानदार, बोट अच्छा, बड़ा खाना, बड़ा तमाशा, एडवर्ड लेयर की नज़में। बैक वक्त नफ़रत और मोहब्बत का ये अजीब व गरीब रिश्ता, लॉर्ड मॉर्ले ने सही कहा था, मैं मगरबी हूँ, मशरक़ी नहीं। मैं बहुत ज़्यादा मशरक़ियत कभी इख्तियार नहीं कर सकता। ये भी वाक़या था कि उमूमन अंग्रेज़ मेल जोल में मुसलमानों को तरजीह देते थे, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महज़्ज़ब था। हिंदुओं को हमारा ये तरजीही सलूक, कुदरती बात है कि बहुत बुरा मालूम हुआ। ऑक्सफोर्ड में मसूद अली और रामानाथन से हिंदू मुस्लिम पर कितनी लंबी बहसें हुआ करती थी। सुबह से ताज़ा अखबार आए रखे हैं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। सुर्खियाँ देखते हुए आज डर सा लग रहा है। बरतानवी हिम्मत और बहादुरी, वो दूसरी कुर्सी पर बैठ गया, पाइप जलाया, अब गुस्ल के लिए जाना चाहिए। मसूद आजकल पंजाब में कलेक्टर है, रामानाथन मराठा कंट्री में कहीं तैनात है। दोनों अपनी बहसों में जाहिर करते थे कि बरतानवी हुकूमत से मुतनरफ़िद हैं और दोनों की शदीद तमन्ना थी कि ICS में ले लिए जाएं। दोनों उस वक्त उस बरतानवी हुकूमत के अरफा तरीन मुलाजमत के अराकीन हैं। अपने हम वतनों को खातिर में नहीं लाते और ज़मीन पर कदम नहीं धरते। हिंदुस्तानी किरदार। मगर वो इनकलाबी जो इस हुकूमत की बेखुनी के दर पे हैं, मुझे वो भी मज़ाक़ा खेज़ लगते हैं। असलियत गालिबन ये है कि मुझे सिर्फ अपने नौकर, भिश्ती और खिदमतगार रेंगते, सलाम करते, माई बाप, गरीब परवर कहते किसान और जाहिल और काबिल रहम हिंदुस्तानी अच्छे लगते हैं। पिछले 200-300 साल से मराकश से चीन तक अहले मशरिक़ की पसमानदगी और जहालत का भरपूर तजुर्बा कर चुकने के बाद हम उन्हें अपने जैसा इंसान समझने के लिए गालिबन अभी तैयार नहीं। जब चार्ल्स बार्लो सिविल सर्विस में शामिल हुआ,
उस वक्त दहशत पसंद तहरीक एक बार फिर जोर पकड़ चुकी थी। पिछली सदी के लिबरल मुस्लिहीन के मुकाबले में सामने आने वाले जोशीले कौम परस्त की अवामी जद्दोजहद की अपील निचले मुतवस्सित तबके और बेकार नौजवानों में पहुंच चुकी थी। सवाल यह है कि हमने ये यूनिवर्सिटियां क्यों कायम की। चार्ल्स ने पाइप सुलगाया और फिर दरीचे में जाकर खड़ा हुआ। दहशत पसंद कौम, माफ कीजिएगा, दहशत पसंद कौम परस्त और अमन पसंद कौम परस्त और ये और वो इस ज्वालामुखी पर काबू पाकर उसी सुकून के साथ इस बर्रे सगीर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाए जाना सिविल सर्विस का सबसे बड़ा कारनामा है। ऑक्सफोर्ड से ताज़ा आया हुआ नौजवान चार्ल्स बार्लो इनकलाबियों के पुराने गढ़ 12 साल में जॉइंट मजिस्ट्रेट था। ये उन लोगों का बंगाल है, ये मेरा बंगाल भी तो है। ग्रैंड डैड और ग्रैंड माँ, डैड और मम्मा, आंट मेबल और आंट मॉड का बंगाल। मुझे इससे कितनी मोहब्बत है, मैं इसे तबाह होने दूंगा। वो 12 साल क्लब के बरामदे में विस्की पीते हुए ब्रूड करता। उसने दहशत पसंद तहरीक का मुतालिया किया, इनकलाबियों के हालात से तफसीली वाक़फियत हासिल की, उनकी लिखी हुई वर्नाक्यूलर किताबों के अहम इक़्तिबासात तर्जुमा करके पढ़वाए। मसलन राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुरी की सवाने हयात, जो उन्होंने फांसी पाने से 3 रोज़ कबल लिखकर ख़त्म की थी। उसने दिनेश चंद्र सरकार की किताब का बगौर मुताला किया कि ऑक्सफोर्ड में इक़्तिसादियात ही उसका मजमून था, मगर इस कदर मुफस्सिदाना ख़यालात इन इनक़लाबियों के, खुसूसन दिनेश चंद्र सरकार के थे। उसने हिंदुस्तानी नफ्सियात पर उमूमन और बंगाली नफ्सियात पर खुसूसियत के साथ गौर किया कि बंगालियों की शक्ति पूजा का उनकी तखरीब पसंदी से कितना गहरा नफ्सियाती ताल्लुक़ है। द्राविड़ों, मंगोलों और आर्यों से कबल के कदीम तरीन वैशी कबाइल का खून उनकी रगों में जोश मारता है, तो किस आसानी से मार धाड़ पर उतर आते हैं। आदिवासी कबाइल की देवी माँ का अकीदा अब तक उनके दिलों में रासिख है। उसे उनके बंकिम बाबू ने किस चालाकी से मदर इंडिया से मुमासिल कर दिया। वंदे मातरम, हा 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 हा, माता खून की कुर्बानी चाहती है, मुसलमान का खून, अंग्रेज का खून। अरे इन चालाक बाबुओं की साइकोलॉजी से तो हम वाकिफ़ हैं। इनके फ़लसफ़ी अपनी रूहानियत और असातीरी अलामात के मुतालिक हमें क्या समझाएंगे, मगर हमारी कौम में भी अहमकों की कमी नहीं। वो एलिस जैसी खपती एक मार्गरेट नोबल आई थी, वो काली की परिस्तार बन गई। उनको सिस्टर निवेदिता बनाकर इन हिंदुस्तानियों ने झंडे पर चढ़ा दिया। औरतों की दरअसल सही उम्र में शादी हो जानी चाहिए। विवेकानंद सुना है बेहद वजीह था। सब यूरोपियन और अमेरिकन औरतें उसकी मिकनातीसी आंखों पर आशिक होती थीं। अहले हिंद सिस्टर निवेदिता और एनी बेसेंट के क्या क्या गुण नहीं गाते कि देखो तुम्हारे जैसे सफ़ेद नाम भी हमारी रूहानी अजमत के कायल हो गए। हाँ, बेचारों का एहसास कमतरी। इस एहसास कमतरी में हम ही ने उन्हें मुब्तला किया।
बढ़िया से बढ़िया हिंदुस्तानी अंग्रेज से दो बातें कर लेना फ़ख्र समझता है। हाय, किस कदर काबिल रहम कौम है, किस फ़ख्र से कोठियों में रहते हैं, छुरी कांटे से खाते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं। दुनिया का अजीम तरीन मिसाली कॉलोनियल समाज, और फिर पिछली सदी के ब्रह्मो मसखरे, उनके हारमोनियम और पियानो, उनकी ख़वातीन की गाउन नुमा साड़ियाँ, ऊंची एड़ी के जूते और मोज़े, उनके इंग्लिस्तान के सफ़र। इन औरतों ने पर्दा तर्क करके जनाना पालकी और हरम के रूमान का भी खात्मा कर दिया। बेचारा अलिफ चीम। टैगोर भी हमारी नक्काल तहजीब की पैदावार है। हम ना आए होते तो ना राम मोहन पैदा होते, ना रविंद्रनाथ। इसी तरह आपस के कुछ तो खून में और कई सदियां निकल जाती। आखिर देखो अफगानिस्तान वगैरह की क्या हालत है। टैगोर ने शेली और कीस ना पढ़ा होता तो ऐसी शायरी ना करता। बेचारा ऊपरी तबके का हिंदू है, पहले मुसलमान हुक्मरानों की नक्काली में लगा रहा, अब हमारी तकलीद में जुटा है। और दूसरी बात यह है कि सारे हिंदुस्तानी रियाकार हैं, शांति शांति रटते हैं, मगर हिंसा और बेरहमी इनकी घुट्टी में पड़ी है। मजहबी जुनून और मुल्की सियासत का इस मुल्क में हमेशा से गहरा ताल्लुक़ है। मुसलमानों से पहले शिवों, शाकितों, ब्राह्मणों, बौद्धों, जैनियों में जंगें हुआ की। जिस अहद का राजधर्म हुआ उसके हुक्मरानों ने दूसरे फ़िरक़ों पर जुल्म तोड़े। अब मुस्लिम पीरियड पर आइए। अब्दुल गफूर, 1 मिनट में अब्दुल गफूर दरवाजे पर नमूदार हुए। साहब कुछ नहीं, जाओ। अब्दुल गफूर वापस चले गए। मुस्लिम दौर, सारी मुस्लिम पीरियड की तारीख इस हकीकत की गवाह है कि सारे मुसलमान बादशाह खुद को फ़ख्रिया गाजी कहते थे और बुत शिकन काफिरों को मारो। कितने मंदिर गिराकर मस्जिदें बनाई। बरतानवी दौर को लीजिए, सन्यासियों और मौलवियों की बगावतें, जहाद के फतवे, और हाल में रामकृष्ण मठ के स्वामी विवेकानंद के साथी और चेले चाटे जो बंगाल के अव्वलीन दहशत पसंदों में से शामिल थे, इनकलाबियों को अपने मठों में पनाह देते, खुद अंडरग्राउंड में काम करते। 18वीं सदी के सन्यासियों की मानवीय औलाद। तारीख किस तरह इस हलाकत खेज मुल्क में मुतवातिर अपने आप को दोहराती रहती है। और जो हिंदुस्तानी बम नहीं फेंकते उन्हें तकरीरें करने का मर्ज है। सारी कौम इस बीमारी में मुब्तला है। किपलिंग को 1887 में पायनियर ने इलाहाबाद से गलाजत और ताफून और भयानक रातों के शहर कलकत्ते भेजा। वहाँ बाबू लोग, जिन्हें हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सौंप दी थी, अपने शहर की सफाई के बजाय तकरीरें कर रहे थे। म्यूनिसिपल बोर्ड और बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नेटिव मेंबर बस धुआंधार तकरीरें कर रहे थे। नज़रियात के बजाय उन हजरात को कुदाल और फावड़े संभालने चाहिए थे। किपलिंग ने इंतहाई नफरत से कहा था, ये बात आज तक सही है। तकरीरें करते हैं
और बेहद ज़हीन है। इसलिए दिमाग कानूनी मोशगाफियों में भी खूब चलता है। काकोरी डकैती, सिर्फ 10 नौजवानों ने चलती ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया, कमाल है। उसके मुलजमीन के दफ़ा में मोतीलाल नेहरू की जिरह मैंने खुद सुनी थी। पटना और इलाहाबाद के ये सारे तबाह कानूनदां जो लंदन से कानून पढ़कर आते थे और ओक्स ब्रिज के तालीमी याफ्ता लीडरों के मुकदमे लड़ रहे थे, ये हमारी बाबरकत इंपीरियलिज्म का नतीजा हुआ। इनकलाबियों के गीत, बसेगा हिंद पीछे को, बसेगा अंडमान आगे, नजरुल इस्लाम के तूफानी गाने, ड्रामे, अवामी नाटक, ग्रैंड डैड और एडवर्ड बार्लो का बंगाल इन आतिशी आवाज़ों से गूंज रहा है। ये इनकलाबी वाकई बड़े जरी लोग हैं। अपनी तहरीक के कानून के मुताबिक सिर्फ 3 छटाक चावल और 2 छटाक अनाज माफ़ कीजिएगा, अपनी तहरीक के कानून के मुताबिक सिर्फ 3 छटांक चावल और 2 छटांक चना इनको रोज़ाना पेट भरने के लिए मिलता है। और हैरत अंगेज सौबतें उठाकर ये हमसे लड़ रहे थे, श्लोक रटते और नमाजें पढ़ते हुए फांसी पर चढ़ते थे। सवाल यह है, चार्ल्स बार्लो ने पाइप का गहरा कश लगाकर सर पीछे टिकाया कि आयरिश बागियों ने भी तो हमारा नाक में दम कर दिया था। उनको हम इतना मुजरिम नहीं समझते, महज इसलिए कि वो गोरे थे। सितंबर 1939 यानी 1939 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाफिज किया गया कि यूरोप में हम हिटलर के मुकाबले में बिल्कुल तन्हा थे और हिंदुस्तान में हमें बागियों और मुफस्सिदों का मुकाबला करना था। ग्रैंड डैड और डैड ज़रूर खुश होंगे कि मैंने अपनी बिसात भर इस कौमी क्राइसिस के मौके पर अपने फ़राइज़ अदा किए। अपनी हद तक मैंने अपने अज़ला में कम्युनिस्टों का खात्मा करने की कोशिश की। बेचारा विल्केंट, उनके एक लीडर रेहान अहमद को ना पकड़ सका। उसकी सज़ा में उसे दूर दराज रंगा माटी तब्दील कर दिया गया। कॉमरेड रेहान को मैं भी कभी ना पकड़ सका। मैं खुश हूं कि अब हालात बदल चुके हैं। ये वाक़या है कि मुझे उन लोगों को मुजरिमों की तरह पकड़ना अच्छा नहीं लगता, मगर फ़र्ज़ है। खुदा करे एलिस खैरियत से हो। गारो हिल्स में हमेशा से मिशनरियों का असर है, मगर कम्युनिस्ट वहाँ भी जोर पकड़ चुके हैं। वहाँ के जंगली कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के बारीक फ़र्क को ना समझेंगे। बलिया में बागियों ने आज़ाद सरकार कायम कर ली। यूपी की सड़कों पर लड़के हमारा बादशाह कौन, अबुल कलाम आज़ाद के नारे लगाते फिर रहे हैं। आसाम में गोलियों की बारिश हो रही है। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून में बहादुर शाह जफर के मज़ार पर जाकर कसम खाई है कि वह हिंदुस्तान को आज़ाद कराकर दम लेंगे। जीसस क्राइस्ट, चार्ल्स बार्लो ने ज़ोर से अंगड़ाई ली। बहुत जल्द क्या मैं भी कर्नल ब्लिम की तरह एक किरदार, एक टाइप में तब्दील हो जाऊंगा? ऑक्सफोर्ड में ऐसे ही एक इतवार की खामोश सुबह दरिया के किनारे टहलते हुए हस्ब मामूल अंडर ग्रेजुएट बहस हो रही है। मैं टोरी नौजवान हूँ, फ्रेड कार्टर बाल शेख है, मसूद अली और रामानाथन हिंदुस्तानी कौम परस्त। हमारी कदीम तहजीब रामानाथन गरज रहा है,
सर आपकी कदीम तहजीब वो भी हुक्मरान तबके और पुरोहितों तक महदूद थी, और अशोक के अहद की कल्चर या शाहजहां के अहद की कल्चर और अशोक के अहद की कल्चर या शाहजहां के अहद की कल्चर की तरह आज की ब्रिटिश या मगरबी कल्चर भी आपकी मुट्ठी भर तबके तक ही महदूद है। मैं जवाब देता हूँ, यूरोप में तालीम आम हुई क्योंकि वो आज़ाद था, हम गुलाम थे, इसलिए जाहिल और पसमानदा रह गए। मसूद अली कहता है, खूब, आपका मुग़ल दौर तो आज़ादी का दौर था, उस वक्त स्कूल और यूनिवर्सिटियां थीं। डैड बताते थे कि जब ग्रैंड डैड उड़ीसा पहली बार गए उस वक्त वहां एक छपी हुई कागज की किताब मौजूद नहीं थी। फ्रेड, गौर से सुनो, साले सूबे में एक छपी हुई कागज की किताब मौजूद न थी। पुरोहित लोग ताड़ के पत्तों पर कुछ लिख दिया करते थे। ये जहालत फ्यूडलिज्म की कारस्तानी थी। फ्रेड जवाब देता है, बकवास। मैं बात जारी रखता हूं और सुनो, जब कलकत्ते में हमने किताबें छापना शुरू की तो स्टीमरों पर लदे हुए हिंदू तुलबा चिल्ला चिल्ला कर उन किताबों का मुतालबा करते थे। मिकॉले ने कहा था कि यूरोप की किसी लाइब्रेरी का एक शेल्फ हिंद और अरबिस्तान के सारे नेटिव लिटरेचर पर हावी है। मेरी सुनी अनसुनी करके रामानाथन अपना वजीफा शुरू कर देता है। 19वीं सदी के पहले निस्फ में 7 कहत पड़े जिसमें 15 लाख लोग मरे। दूसरे निस्फ में 24 कहत पड़े जिनमें 1 करोड़ इंसान मरे। फिर स्याह फाम रामानाथन बड़ी शीरीनी से मुस्कुराकर मुझसे पूछता है, हाँ, वो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों का क्या जिक्र था? हाँ, वो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों का क्या जिक्र था? कभी नालंदा और तक्षशिला का नाम सुना है? उसके सफ़ेद दांत झिलमिलाते हैं, गोया बाजी जीत ली। हम तीनों नाव में जा बैठते हैं। मसूद अली पतवार संभालता है। अब रामानाथन कह रहा है, अगर तुम लोग ना आए होते तब भी हिंदुस्तान मगरबी उलूम से बहरादर हो जाता। टीपू सुल्तान शहीद और राजा राम मोहन राय दोनों फ्रांस के मद्दाह थे। गॉड ऑलमाइटी। टीपू साहब तो सख्त एंटी हिंदू था। अब हमारे मुकाबले पर एक हीरो की ज़रूरत महसूस हुई। तुम चालाक लोगों ने उसे और सिराजुद्दौला को हीरो बना लिया। दोनों एंटी हिंदू थे। माफ़ करना मसूद, ओल्ड चैप, हमारी तारीख तुम लोगों ने मसख की। रामानाथन गुर्राता है, हमने तुम्हें अंग्रेजी ज़बान के ज़रिए मुत्तहिद किया। मैं जवाब देता हूँ, तुम और मसूद एक दूसरे से अंग्रेजी में बात क्यों करते हो? किनारे पर खड़ी एक हसीन लड़की हाथ हिलाती है। वायलेट, हम किश्ती खेते, हंसते बोलते किश्ती का रुख उसकी तरफ मोड़ लेते हैं। वायलेट, जो अब मेरी बीवी है, खुदा करे वायलेट खैरियत से हो। वो अब आहिस्ता से उठकर मेज़ तक गया और तस्वीर देखने लगा। डालें, तुम इस वक्त नीम तारीख लंदन के किस पब में किस फौजी के साथ बैठी होगी? बियर का मग तुम्हारे हाथ में भी होगा। ये हसीन औरत मुझसे 3 बार बेवफाई कर चुकी है। ऊटी में, फ्लोरेंस में, हीट फील्ड में। वायलेट माय लव, तुम ये भी जानती हो मैंने तुमसे कितनी बार बेवफाई की।
मॉडर्न मैरिज, और ये जंग का ज़माना है और जंग में सब कुछ रवा है। इस महफूज और मामून हमारी ज़िंदगी में अचानक कैसा ज़लज़ला आ गया? जंग, बगावत, तबाही। टॉम 9 साल का हो गया, मेरा प्यारा बेटा। क्या मैं तुम सबको जिंदा देख सकूंगा? अमेरिकन बहुत दिलकश होते हैं बरतानवी औरतों के लिए। वायलेट, तुम हमेशा से फ्लर्ट रही हो। तुम हमेशा से फ्लर्ट रही हो। ब्लेस योर लिटिल हार्ट। WAC के यूनिफॉर्म में कितनी भली मालूम हो रही हो मेरी बीवी। इस वक्त क्या कर रही हो डार्लिंग? सेंट जॉन्स वुड का कोई म्यूज, कोई कंट्रेन, या हमारे घर का 14 एंड्रयूज क्रिसन का बेडरूम, ये सब जानते हुए भी तुम पर आशिक हूं जाने मन, और तुम भी मेरी इस कमजोरी से वाकिफ हो। उसने बियर का मग जोर से मेज पर पटक दिया। बाहर बारिश का जोर बढ़ चुका था। बंगाल की बरसात, मलेरिया, मच्छर, कीचड़, ताफुन, तूफान, सांप, मेंढक, इस बरसात के लिए टैगोर और सारे बंगाली शायरी करते करते मर जाते हैं। इस वक्त मैं बेहद एंटी इंडियन हो रहा हूं। वायलेट, लाचार गुस्से से मेरा खून खौल रहा है। मुझे इससे इतनी नफरत है, इतना इश्क है, ये आज तक मालूम न था। कमबख्त खत भी नहीं लिखती। शायद मैं उसके लिए मर चुका हूं। शायद वो ये समझती है कि बागियों ने मुझे भी कत्ल कर दिया होगा। ममा, आंट मेटी। उसने आंट मटिल्डा की तस्वीर फिर अपने सामने रखी और सर हिलाने लगा। आंट मेटी, तुमने भी इतने दिनों से खत नहीं लिखा। मगर उनके हाथ में राशा है, ठीक से कलम नहीं पकड़ सकती। आंट मेटी, तुम एक ज़माने में कितनी खूबसूरत थी। अपनी ये पुरानी तस्वीर देखो। वायलेट, एक दिन तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, ये ना भूलो। तुमने आंट मेटी को किसी होम में डाल दिया ताकि आज़ादी से ऐश करो। मैं तुम्हें कभी माफ़ ना करूँगा। मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं सख्त दिल अंग्रेज़ों की तरह कभी बूढ़े माँ बाप और रिश्तेदारों को घर से निकाल कर किसी होम में फेंकना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उसके आंसू बहने शुरू हुए। अब तक वो कितनी शराब चढ़ा चुका था। खुदावंद, अगर तू वाकई कहीं मौजूद है, वायलेट को, टॉम और कैरल को, आंट मेटी को, एलिस को, सबको अपनी हिफाजत में रख। ओल्ड पीपल्स होम। किसी दिन शायद मुझे भी टॉम और उसकी बीवी घर से निकाल कर ओल्ड पीपल्स होम में डाल देंगे। बेचारा बुढ़ा जो हर वक्त हिंदुस्तान के मुतालिक बड़बड़ाता और आहें भरता है। नर्सें आपस में कहेंगी, तुम आंट मेटी की तरह मफलूज और बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारी बहू तुम्हें होम में फेंक देगी। इसी बरसात में मैंने वायलेट के साथ अपनी लॉन्च पर पद्मा के कैसे रूमानी सफ़र किए हैं। स्टीमर पर हम हनीमून के लिए सुंदरबन गए थे। स्टीमर का क्या नाम था? किंगफिशर। आज हमारी शादी को पूरे 11 साल हो गए। यॉर्कशायर की ताज़ा वालिद लड़की शुरू में कैसी हैरत से यहाँ की हर चीज़ को देखती थी। 1931 हमारी शादी का पहला साल, 12 साल में, जहाँ मैंने दिनेश चंद्र सरकार को पकड़वाया। मैंने दिनेश चंद्र सरकार को पकड़वाया। मेरी सर्विस का सबसे नुमायां कारनामा। स्याह आंखों वाला दिलकश मेरा हम उम्र नौजवान
मेरे सामने कटहरे में खड़ा था। मुमकिन था कि वो ऑक्सफोर्ड में मेरा हमजमात होता, किश्ती खेते हुए मुझसे बहसें करता, मगर वो कार कोठरी में जाने से कबल मेरे सामने खड़ा था। मुझे मालूम था वो बड़ा ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल है, मैं उससे कुछ ना कह सकता। जिस रोज़ उसकी अपील हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई, मुझे बेहद दुख हुआ था। क्यों? वो बिलाखिर मेरी कौम का जानी दुश्मन था। अगर मैंने उसे ना पकड़ा होता तो उसने मुझे हलाक कर दिया होता। मुझे उसकी अपील मुस्तरद होने का बड़ा रंज हुआ था। जिस रोज़ अलीपुर जेल में उसे फांसी हुई, उसी रोज़ हमारा यहाँ टॉम पैदा हुआ था। मंजू आया, वॉयलेट की मुंह चढ़ी उससे कहने लगी, मेम साहब, हम हिंदू लोग आवागमन में बिलीव करता है। शुक्र है कि दिनेश बाबू की फांसी के 2 घंटे पहले टॉम पैदा हुआ। अगर थोड़ा मिनट बाद पैदा होता तो बहुत सा हिंदू लोग बोलता कि दिनेश बाबू ने बदला लेने के लिए आपके घर में जन्म ले लिया। व्हाट अ हॉरिबल थॉट। बेचारी वायलेट ने ज़रा सा कांप कर कहा था। और ये वाक़या है कि आया की इस अजीबो गरीब बात के बाद लाशौरी तौर पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया था कि टॉम दिनेश सरकार की फांसी से 2 घंटे पहले पैदा हुआ। क्राइस्ट, इस दीवाने वहमी मुल्क में रहकर इंसान खुद दीवाना हो जाता है। मैंने दिनेश चंद्र सरकार को और भयानक ख्याल, जेफ क्विक की बताई हुई खबर ताज़ा तरीन खबर है तो वो कल ही लंदन से यहाँ पहुँचा है। उसने उस अमेरिकन अफसर से मुलाकात भी की है। नंबर 14 एंड्रयूज क्रेसेंट में एक अमेरिकन कर्नल BILLET बिलेट है या बिले, आई डोंट नो, कर दिया गया है। इसमें वायलेट का क्या कसूर? उस अमेरिकन का नाम कर्नल डोनाल्ड जोएल है। बहुत खूबसूरत तराहदार जवान है। मैं तराहदार कहाँ हूँ? मोटा भद्दा, इतनी मोटी नाक। वायलेट मेरी जान, मैं हरगिज़ तुम्हारा मुस्तहिक नहीं था, मगर तुमने भी तो मेरे ओहदे से शादी की थी। मार्च 1939 की उस पुरअमन दुनिया में हम आखिरी बार बरतानिया गए थे। काश वो बच्चों का दाखिला कराने के बाद मेरे साथ ही वापस आ गई होती। अब मैं फिर अलिफ चीम की तिलावत करता हूँ। वो आराम कुर्सी पर लेट गया। सदमे, रंज, पछतावे बहुत कम ऐसा होता है जब इंसान को इतनी मोहलत मिले कि वो एक सुई से अपनी सारी ज़िंदगी का जायज़ा ले, अपने अंदर झांके। अब उसे नींद आ रही है। माजी महफूज है, यादों का कब्रिस्तान महफूज है। उसने काहिली से नगमाते हिंद उठाई और उसके सफ़े पलटना शुरू किया। नीम व आँखें ज़रा सी खोलकर ऊँघते ऊँघते किताब के आखिर में दूसरी किताबों के इश्तिहारों पर नज़र डाली। एक शफीक तबस्सुम उसके होठों पर बिखरने लगा। नील की काश्त, एक प्लांटर की ज़िंदगी का दिलचस्प मुरक्का, पुराने कलकत्ते की आवाज़ बाज़गश्त अस डॉक्टर बिस्टेट, सरे वर्क पर ब्लैक होल की तस्वीरें, फहरिस्त मज़ामीन, फिलिप फ्रांसिस का दौर,
नंद कुमार, फ्रांसिस और हेस्टिंग्स का डुएल वगैरह वगैरह। इंग्लिश एटिकेट फॉर इंडियन जेंटलमैन, सोशल एंड ऑफिशियल, बाय W. थ्रेगो वेब, बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट। बिहार की पुरानी यादें या बाहर की पुरानी यादें, एक पुराने प्लांटर के कलम से। जस्टिस ओनुकोल चंद्र मुखर्जी, बाय M. मुखर्जी। इंडियन इंग्लिश या बोलो इंग्लिश का बेहद मज़ेदार नमूना। पढ़ने वालों से दरख्वास्त है कि इस जेंटलमैन की सवाने हयात जो उनके भतीजे ने लिखी है ज़रूर पढ़कर तफरीह हासिल करें। आसाम में एक टी प्लांटर की ज़िंदगी, बाय जॉर्ज बाकर। इंडियन रेसिंग की चंद यादें, घोड़े, आदमी और स्पोर्ट्स, बंगले के पीछे, बाय एहा मज़ाहिया यानी ह्यूमरस किताब। चैप्टर्स, बॉय को मुलाजिम रखना, डॉग बॉयज़, मशालची, हमाल, हरी दर्जी, बटलर। अब्दुल गफूर, अभी बंगले के पीछे मेरा बटलर अब्दुल जिंदा है, मैं महफूज हूँ। चार्ल्स बालों ने ऊँघना शुरू कर दिया और फिर कुर्सी के हत्थे पर सर रखकर सो गया। खासी बोसीदा छतरी लगाए, बारिश में भीगते हवास बाख्ता रेवरेंड बैनर्जी दूर फाटक में दाखिल हो रहे थे। उस वक्त दोपहर का 1 बज चुका था और डीएम्स हाउस के बरामदे के एक दर में खड़े अब्दुल गफूर हेड चपरासी से आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे, साहब छोटा हाजिरी के बाद से दरवाज़ा बंद किए, स्टडी में बैठा है, बियर पे बियर पिए चला जा रहा है। अल्लाह जाने क्या मामला है, शायद विलायत से मेम साहब की कोई खैर खबर नहीं आई। चपरासी ने मताना से सर हिलाया। इतने में उसकी नज़र पादरी साहब पर पड़ी जो बरसाती में पहुंच चुके थे। पादरी बैनर्जी ने सीढ़ियां चढ़कर जल्दी जल्दी पायदान पर जूते रगड़े और बरामदे में आए। छतरी बंद की तो उसमें से पानी की बूंदें फर्श पर गिरी। शफ़ाफ फर्श खराब हो गया। वो और ज़्यादा घबराए और दहशतज़दा नज़रों से चारों तरफ देखा। अब्दुल गफूर ने लपक कर छतरी उनके हाथ से ले ली, हैट रैक के कोने में टिका दी और सलाम किया। साहब कहाँ है? पादरी बैनर्जी ने हैबतज़दा आवाज़ में दरियाफ्त किया। अब्दुल गफूर उसकी इस हालत पर ताज्जुब कर रहे थे। साहब किताब वाले कमरे में है पादरी साहब। साहब को बोलो मेहरबानी होगी, एकदम ज़रूरी बात करना है, मेहरबानी होगी। अब्दुल गफूर ने सर हिलाया और अंदर गए। लाइब्रेरी का दरवाज़ा धीरे से खटखटाया। किवाड़ आहिस्ता से खोलकर कमरे में दाखिल हुए। आराम कुर्सी के पास जाकर ज़रा सा खखारे। चार्ल्स बाबू ने आंखें खोली। साहब काला पादरी आया है। कौन? चार्ल्स से ज़रा चौंक कर आंखें मलते हुए पूछा। काला पादरी? बैनर्जी बाबू। ओह, क्या काम है? साहब वो एकदम ज़रूरी बात करना मांगता है। गोल कमरे में बिठा दूं? बेचारा बहुत घबराया हुआ है दिखता है। चार्ल्स से सर ऊंचा किया। हैं? क्या? नहीं, इधर ही भेज दो। इधर साहब? लाइब्रेरी साहब का बेहद ज़ाती कमरा था। यस यस यू इडियट, चार्ल्स ने गरज कर कहा। अब्दुल गफूर कान दबाकर गायब हो गए। चार्ल्स ने फिर आंखें मूंद ली। सर में दर्द, ख्यालात में इंतशार, दिल में दुख। क्या करूं? अब इस काले पादरी की फरियादें सुनो। मैं के हिंदुस्तानियों का माई बाप हूं। माई बाप, गरीब परवर।
जब उसने आहट पर आंखें खोली, पादरी बैनर्जी 16 हैट दोनों हाथों में लिए मिस्कीनी से कमरे में दाखिल हो रहे थे। वो उठ खड़ा हुआ और खुश खल्की से मुस्कुराया। गुड आफ्टरनून मिस्टर बार्लो। हेलो पादरे, गुड आफ्टरनून। गुड हेवंस, क्या दोपहर हो गई? पादरी बैनर्जी लजाजत से मुस्कुराए, मगर मुस्कुराहट ने फौरन साथ छोड़ दिया। अब वो फिर हैबतज़दा नजर आ रहे थे। क्या बात है पादरे, आप परेशान मालूम होते हैं। वुड यू हैव अ ड्रिंक? ओ यू डोंट ड्रिंक। डू सिट डाउन पादरे। नो। यस मिस्टर बार्लो। पादरी बैनर्जी हकलाए और एक कुर्सी पर टिक गए। हैट गोद में रख ली, कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। चार्ल्स ने मग में बियर उंडेली, मग उठाकर कहा, टू विक्ट्री। पादर बैनर्जी ने उस भौचक के अंदाज में सर हिलाया। पादरी बैनर्जी ने उसी भौचक के अंदाज में सर हिलाया। चार्ल्स फिर आराम कुर्सी पर बैठ गया। अब सारी चीजें धुंधली धुंधली सी मालूम हो रही थी। आई एम ड्रंक। हुर्रे। सामने काला पादरी बैठा था। मुझे हमेशा ये हैरत रही कि इंसान अपना आबाई मजहब कैसे बदल लेता है, अपनी खाल उतारकर दूसरी खाल कैसे मंड लेता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं मुसलमान हो जाऊं, स्याह सूट पहने, सफ़ेद कॉलर लगाए, पॉल मैथ्यू बैनर्जी भी मज़हब का खेज है, जिस तरह एडवर्ड बार्लो मज़हब का खेज थे, रेहानुद्दीन अहमद मज़हब का खेज है, मैं मज़हब का खेज हूँ। सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया, सारी इंसानियत, सारी जिंदगी इतनी मज़हब का खेज है कि इस पर आंसू बहाने चाहिए। मिस्टर बार्लो, वो चौंका। मैं अपने फर्ज में कोताही कर रहा हूँ। नेटिव पादरे फरियाद लेकर आया है, इंसाफ चाहता है। मिस्टर बार्लो, और जस्ट 1 मिनट पादरे। उसने घड़ी पर नजर डाली और उठकर लंबे लंबे डग भरता, भारी भारी, ऊंचा ऊंचा, झुका सा, और उठकर लंबे लंबे डग भरता, भारी भारी, ऊंचा ऊंचा, झुका सा कमरा उबूर करके रेडियो के पास गया और धम से सोफे पर बैठ गया। रेडियो की सुई घुमाने लगा। दिस इज BBC लंदन। एक आवाज गूंजी। पादरी बैनर्जी चौंक पड़े। हजारों मील परे डुबकनी किश्तियों से मामूर समुंदरों, गर्म सहराओं में फटते बमों, जलते हुए यूरोप के उस पार जलती हुई ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के एक तहखाने में बैठा हुआ अनाउंसर टाइट अपर लिप के साथ हम अपने कौम चार्ल्स बार्लो से मुखातिब था। अपने हम कौम चार्ल्स बार्लो से मुखातिब था। 10 मिनट तक वो चार्ल्स बार्लो को बताता रहा कि इत्तेहादी कहाँ कहाँ फतेहमंद रहे और बरतानिया में कहाँ कहाँ बमबारी हुई। फिर विंस्टन चर्चिल के ताज़ा हिम्मत अफजा बयान के इक़्तिबास के बाद खबरें ख़त्म हुई। गॉड सेव द किंग बजा। चार्ल्स बार्लो फौरन अटेंशन खड़ा हो गया। पादरी बैनर्जी भी खड़े हो गए। रेडियो बंद करके दाईं उंगली पलकों पर फेरते हुए चार्ल्स बार्लो वापस अपनी कुर्सी पर आन बैठा। अब जाकर पादरी बैनर्जी ने कांपते हाथों से अखबार जेब से निकाला। अखबार भी बारिश में भीग चुका था। उन्होंने ज़रा एहतियात से मिस्टर बार्लो के सामने पेश किया। एक खबर पर लाल निशान लगा था। चार्ल्स बार्लो ने झुककर खबर पढ़ी, तेवरी में बल डाला, पादरी को देखा, होंठ काटे। मुझे बड़ा अफसोस है पादरे, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी लड़की भी। मैं बिल्कुल मजबूर और लायल था मिस्टर बार्लो। आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं? मेरी बच्ची गुमराह है, मिस्टर बार्लो उसे बचा लीजिए। पादरी ने उसके सामने हाथ फैलाए। वो झुंझला गया। अब उसका सारा नशा हरण हो गया था। वो अपनी ज़ाती अंदरूनी दुनिया से वापस आकर अपने फर्ज मनसबी पर बैठ चुका था।
आपकी लड़की बालिग और समझदार है और जानबूझकर इस गुंडागर्दी में शामिल हुई है। बहुत जल्द इस रोमान परस्ती से उसका जी भर जाएगा, या मुमकिन है वो सारी उम्र इसी में लगी रहे। आइडियलिज्म, खिदमत कौम और खिदमत खुदा का जुनून इंसान को अजीब व गरीब तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी तजने और तबाह करने पर मजबूर कर देता है। मेरी बहन, अब उसने हाथ फैलाए, मेरी बहन एलिस 25 साल से नागा जंगलों की खाक छानती फिर रही है और गालिबन बहुत मसरूर है। आपकी बेटी भी जेल में खुश रहेगी और ख़ुद को मुजाहिद समझेगी। इससे बालो पादरे चार्ल्स ने दफतन बेहद चिढ़कर कहा, अगर यह साबित हो जाता कि रोज़ी के हथगोले ने किसी की जान ली है तो उसे उम्र कैद होगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। पादरी बैनर्जी की आंखों में बड़े बड़े आंसू डबडबाने लगे। चार्ल्स दूसरी तरफ देखने लगा। ये शाइस्ता इशारा था कि अब मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ, मगर पादरी बैनर्जी डटे रहे। एक आखिरी कोशिश और। मिस्टर बार्लो, मुझे मालूम है कि मिस बार्लो आजकल किसी काम से पबना में आई हुई हैं। अगर आप उनको ट्रंक कॉल कर दें कि वो जेल के अस्पताल में रोज़ी को जाकर देख लें, और मैंने ये ख़त भी उन्होंने जेब से ख़त निकालकर चार्ल्स को थमा दिया और पुरुमीद निगाहों से उसे देखने लगे। चार्ल्स ने पढ़ना शुरू किया। डियर सिस्टर इन क्राइस्ट, इस मुसीबत के वक्त में चपरासी कमरे में दाखिल हुआ। यस, बार्लो ने पर्चा पढ़ते पढ़ते सर उठाकर पूछा। सुनहरी और सुर्ख वर्दी वाले चपरासी के हाथ में चांदी की प्लेट थी जिसमें एक पीला लिफाफा रखा था। हिंदुस्तान के अहलकारों, चपरासियों और साइसों की वर्दियाँ, पगड़ियाँ और टोपियाँ बरतानवी हुकूमत ने पिछली सदी में कदीम हिंदुस्तानी उमरा और शुरफा की मलबूसात के नमूने की बनवाई थी। गोया कहते हो, देखो जो तुम्हारा लिबास है वो हम अपने नौकरों को पहनाएंगे। चपरासी ने प्लेट चार्ल्स बार्लो को पेश की। चार्ल्स ने केबलग्राम खोला, उसे पढ़ा। उसका रंग सफ़ेद पड़ गया, होंठ ज़रा से लर्जे। वो चंद लहजों तक बिल्कुल साकित बैठा रहा, फिर कंधे सीधे करके उठ खड़ा हुआ, केबलग्राम जेब में रखा। अबरू के इशारे से चपरासी से कहा उसकी ज़रूरत नहीं। फिर वो लंबा गहरा सांस लेकर खौली लेकिन मजबूत आवाज़ में पादरी से मुखातिब हुआ। एक्सक्यूज़ मी पादरे, मैं अभी आता हूँ, और जल्दी से दूसरे कमरे में चला गया। पादरी बैनर्जी हैरान परेशान बैठे रहे। मिस एलिस बार्लो के नाम खत कालीन पर गिर पड़ा था। उसे उठाकर दोबारा जेब में रखा और सब्र से चुपके बैठ गए। 15 मिनट, आध घंटे, 45 मिनट, 1 घंटा, पूरा 1 घंटा गुजर गया। तब पादरी बैनर्जी लाइब्रेरी से बाहर निकले। कोठी पर एकदम हू का आलम तारी था। वो सीढ़ियाँ उतरकर शागिर्द पेशे की तरफ रवाना हो गए, जिसके नज़दीक सारे मुलाजिम एक हुजूम की सूरत में जमा आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे। अब्दुल गफूर उनकी तरफ आए। क्या बात है अब्दुल साहब? अब्दुल गफूर ने धीरे से कहा और उनको साथ लेकर बाग की रविश पर आ गए। खूबसूरत डक पॉन्ड में बतखें बड़े सुकून से तैर रही थी। दूर मुर्गी खाने में एक मुर्गी कुटकुटाई जा रही थी। बावर्ची खाने की चिमनी में से धुआं उठ रहा था। साहब, अब्दुल गफूर ने कहा, मेम साहब गुजर गई। गॉड हैव मर्सी। कैसे अब्दुल? साहब बेडरूम में बुत बना बैठा है। अभी उसने मुझे आवाज़ दी थी। मैं अंदर गया तो आहिस्ता से बोला, अब्दुल, हमारा मेम साहब गुजर गया। विलायत से तार आया है। जर्मन वाला बम गिरा रहा था। रॉकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? V2 रॉकेट। जी पादरी साहब, वो बुध की रात को साहब के मकान पर गिरा। मकान जल के राख हो गया। मेम साहब अंदर सो रही थी।
वो भी। मगर उधर तो अब्दुल एयर रेड का भूंपू बचता है। सब लोग तहखानों में चला जाता है। मालूम नहीं साहब ने इतना बोला, और बोला कि बाबा लोग लंदन से बाहर स्कूल के बोर्डिंग में इस वजह से बच गया, और बेटी मिस साहब भी बच गई। उसको मेम साहब ने बुढ़ा लोग के होम में डाल दिया था, और मेटी मिस साहब भी बच गई। उसको मेम साहब ने बुढ़ा लोग के होम में डाल दिया था। शुक्र है साहब ने बोला है पादरी साहब से कहो हम अभी आते हैं। अच्छा, थैंक यू अब्दुल गफूर वापस चले गए। पादरी बनर्जी वापस आकर लाइब्रेरी के सामने वाले बरामदे में टहलने लगे। बूट की चाप सुनाई दी। चार्ल्स बार्लो बरामदे में नमूदार हुआ। पादरी बनर्जी उसकी तरफ बढ़े। मिस्टर बार्लो, पादरी बुध की रात को मिस्टर बार्लो का एयर रेड में इंतकाल हो गया। उसकी मर्जी पूरी हो, आइए बैठिए। उसने फूलदार गदेलों वाली बेद की एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। चंद मिनट खामोशी छाई रही। बाग में चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। फितरत उसी बेनियाजी से जिंदा रहती है। गम ना कीजिए मिस्टर बार्लो। मिस बार्लो एक बहुत बेहतर जगह चली गई हैं। बहुत बेहतर जगह आपको कैसे मालूम? इस वसूख से किस तरह कह सकते हैं? चार्ल्स ने झुंझलाकर कहा, सिर्फ ये दुनिया है, बाकी आप लोगों की खाम ख्याली और खुशफहमी है। पादरी बनर्जी खामोश रहे। चार्ल्स बार्लो तलखी से हंसा। द लॉर्ड इन हिज इन्फिनाइट मर्सी, द लॉर्ड इन हिज इन्फिनाइट मर्सी, हा हा हा। पादरी बनर्जी ने आहिस्ता से कहा, खुदा वाकई बड़ा रहीम करीम है। उस रहीम करीम ने मेरे जवान और नेकदिल बाप को आदमखोर शेर का निवाला बना दिया। मेरी जवान और मासूम फूफी को चीनियों से रेप करवा के कत्ल करा दिया। उस रहीम करीम ने मेरे जवान भाई के जर्मनी के अंधेरे आसमानों पर परखच्चे उड़ा दिए। वो रहीम करीम इस वक्त सारी दुनिया के लाखों बेगुनाह इंसानों को तरह तरह की मौत मार रहा है। वो रहीम करीम इसी बंगाल में हर साल अनगिनत बेगुनाह और मुसीबत ज़दा इंसानों को तूफ़ान और सैलाबों और वबाओं की नज़र करता है। और याद रहे, तुम्हारा रहीम करीम खुदा नन्हे बच्चों को अपाहिज और अंधा कर देता है। एकदम चुप हो गया। सॉरी पादरी बनर्जी ज़ाती क्राइसिस के मौके पर मौके पुरअसरार रब्बानी से ला इल्म फ़ानी इंसानों के मुंह से इस किस्म के कलमात कुफ्र सुनने के आदी थे। उन्होंने जेब से बाइबल निकाली और 23वां लहन पढ़ना शुरू किया। 23वां लहन जादू का असर रखता था। खुदावंद मेरा गडरिया है, मुझे कोई डर नहीं। वो मुझे हरी चरागाहों में आराम करवाता है। वो मुझे खामोश पानियों के किनारे किनारे ले जाता है। पादरी बनर्जी ने किताब गोद में रखी और पढ़ना शुरू किया। और गो मैं मौत के साए की वादी में चल रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ लहन की तिलावत करने के बजाय चार्ल्स तेवरी पर बल डाले सर हिलाए जा रहा था और उसका जहन कहीं और था। पादरी बनर्जी ने लहन ख़त्म करके बाइबल के वरक गर्दानी शुरू की ताकि कोई और सुकून बख्श हिस्सा पढ़कर सुनाए। मगर अजीब बात थी, हर सफ़े पर उनकी नज़रें बड़ी परेशान कुन सत्रों पर ही जा पड़ती थी। ऐ याकूब, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और वबेला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया, तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया। देखो, जिन मज़दूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके जब्त कर ली थी चिल्लाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल अफवाज के कानों तक पहुंच गई। देखो, मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। पादरी बनर्जी ने गर्दन आगे बढ़ाकर वरक पलटे। यूहन्ना का मुकाशफा, खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोले के मानंद और पांव खालिस पीतल के मानंद हैं,
फरमाता है कि तेरे कामों और मेहनत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी। और आगे, जब उसने छठी महर खोली तो मैंने देखा कि सूरज कंबल के मानंद काला और सारा चांद खून सा हो गया। सारे सितारे इंजीर के दरख्तों के कच्चे फलों की तरह गिर पड़े। आसमान इस तरह सरक गया जिस तरह मकतूब पलटने से सरक जाता है। फिर आसमानों पर लड़ाई हुई, और फिर मैंने शीशे का सा एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी। शहर बाबुल गिर पड़ा। ज़मीन के बादशाह जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे, और दुनिया के सौदागर उसके लिए मातम करेंगे, और सब नाखुदा और मुसाफिर और मल्लाह दूर खड़े अपने सरों पर खाक डालेंगे कि अफसोस, अफसोस वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुद्र के जहाज़ों वाले दौलतमंद हुए। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ, एक सफ़ेद घोड़ा है, उस पर एक सवार है। वो खून आलूद पोशाक पहने है, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। और फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब पर खड़ा देखा। उसने बड़ी आवाज़ में चिल्लाकर आसमान में उड़ने वाले सब परिंदों से कहा, और खुदा की बड़ी ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और घोड़ों उनके सवारों का गोश्त खाओ। फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही थी और समुंदर भी नहीं था। और रूह और दुल्हन कहीं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए और आबे हयात ले। पादरी बैनर्जी ने गहरा सांस लेकर नया अहदनामा बंद कर दिया और सोच में डूब गए। तब चार्ल्स की भारी आवाज़ उन्हें चौंकाया। पादरे, मुझे अय्यूब की गिरिया बिजारी सुनाओ। बहुत अच्छा, और आप भी सब्र अय्यूब से सबक लीजिए मिस्टर बार्लो। सबक बाद में लूँगा। तो मुझे पहले उस इब्रानी बुढ़े की गिरिया बिजारी। खामोश मिस्टर बार्लो, पादरे ने दफतन डांट कर कहा। बहुत बेअदबी कर ली, आप खामोश। सॉरी पादरे। पादरे ने दोबारा ऐनक का केस खोला, ऐनक तब्दील की और जेब से मदारी की तरह पुराना अहदनामा यानी टेस्टामेंट निकाला। थोड़ा थोड़ा पढ़कर सुनाऊंगा, बहुत लंबा बाब है। और फिर अय्यूब रात में बैठ गया। उसके 3 दोस्त पुरसे को आए और उन्होंने खाक सरों पर डाली और उसके साथ ज़मीन पर बैठ रहे। और अय्यूब ने कहा, लानत हो उस दिन पर जब मैं पैदा हुआ था। मेरे जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हैं, मेरी खाल उखड़ गई है। मेरे दिन जुलाहे की तकलीफ़ों की मानिंद तेज़ रफ्तार है। मेरी ज़िंदगी हवा बन गई। खुदा बेगुनाहों के मसाइब पर हंसता है। उसने ज़मीन को जालिमों के हवाले कर दिया, मुनसिफ़ों को चेहरे छुपा दिए। मेरी ज़िंदगी तेज़ रफ्तार जहाज़ की मानिंद गुजर रही है। मुझे अपने गमों से डर लगता है। मैं खुदा से कहूँगा, तुझे ज़ेब देता है खुदावंद कि अपने बंदे से मुतनफ़िर हो और जालिमों का साथ दे कि तू भी इंसान है। डाकू ऐश कर रहे हैं और खुदा उनको बढ़ावा देता है। वो कौमों को तरक्की देता है और तबाह करता है और फिर तरक्की देता है। मेरी आंखों ने ये सब कुछ देखा, कानों ने सुना और अक्ल ने समझा। और अब मैं खुदा से ज़रा मंतकी जिरह करना चाहता हूँ। इब्ने हव्वा की मुख्तसर ज़िंदगी कुल्फ़तों से पुर है। वो फूल की तरह खिलता है और कटकर गिर जाता है, साए की तरह गायब हो जाता है। पानी की खुशबू कटे दरख्त को असर नौ ज़िंदगी बख्शती है, मगर इब्ने आदम एक मरतबा लेट जाए फिर नहीं उठता। ए कि तू जब तक तेरा तैश ज़ायल ना हो मुझे कब्र में छुपाएगा। मैं अपने वक्त का मुंतज़िर हूँ।
पानी पत्थरों को बहा ले जाता है तो इंसान की उम्मीदों में पानी फेरता है तो उसकी शक्ल बदल देता है। तूने मुझे हलकान पाश पाश कर दिया, मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ डाल दी, मुझे जादूनों के हवाले कर दिया, मेरी बागें तोड़ डाली, मेरा चेहरा रोते रोते बदहैयत हो चुका है, मेरी पलकों पर मौत का साया लर्ज़ है। ऐ ज़मीन मेरा खून न छुपा, मेरी शनवाई न कर, मेरी कब्रें मेरे लिए तैयार हैं, मेरी आंखें वफूर गम से धुंधला गई हैं। मुझे तुम सब में एक दानिशमंद नज़र नहीं आता। मेरे मकासद का खात्मा हुआ, मेरे ख्यालात तक टूटकर बिखर गए। कब्र मेरा मकान है और मैंने अपना बिस्तर बांध लिया और अंधेरे में बिछा दिया। मैंने जिस्म की गलन से कहा तुम मेरे बाप हो, कीड़ों से कहा तुम मेरी माँ और बहनें। जानो कि खुदा ने मुझे अपने जाल में गिरफ्तार किया, मेरी राह में रोड़े अटकाए और अंधेरा फैलाया। उसके लश्कर ने मेरे माबूद को घेर लिया। मेरे भाई और मेरे अजीज़ और मेरे दोस्त मुझे भूल गए। अपनी बीवी के लिए मैं अजनबी हूँ। दोस्तों, मुझ पर तरस खाओ कि इस कहार और जब्बार के हाथ ने मुझे छू लिया है। मैं गमों का शाकी नहीं, लेकिन अश्किया बरबत और अरगनून बजाते हैं। जबकि मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे खुदा नहीं मिलता, पीछे देखता हूँ तो भी नज़र नहीं आता। मैं इस हाजिर और नाजिर की मौजूदगी से मुस्तरिब हूँ। मुझे इससे डर लग रहा है, इसने मेरा दिल गुदास कर दिया है। अहले सरवत हाजितमंदों को अपने रास्ते से हटा देते हैं, मुफ्त सर्दी में ठिठुरते हैं, कोहिस्तानी बारिश में कांप रहे हैं, चट्टानों में पनाह गजी हैं। उमरा उन भूखों का अनाज छीनते हैं जिन्होंने उनके लिए कोहलू चलाए, जो उनके लिए शराब कशीद करके खुद प्यासे रहते हैं, जो शहर पनाह से बाहर कर आते हैं। मैंने खैर की आरज़ू की और मुझे शर मिला, रोशनी का मुंतज़िर रहा और तारीकी पाई। जब वो रब्बे करीम मेरे शामिल हाल था और मेरी औलाद मेरे साथ थी। जब मेरी अपनी सीढ़ियाँ मक्खन से धोता था, मैं शहर में निकलता था तो नौजवान मुझे देखकर छुप जाते थे, बूढ़े ताज़ीमन उठ खड़े होते थे, शहजादे बात करते करते खामोश हो जाते थे, क्योंकि उन गुरबा का हामी और निगहबान था। लेकिन अब नौजवान जिनके बापों को मैं अपने गले के कुत्तों के साथ भी ना बिठाता, मेरी तस्दीक करते हैं और आंधी की मानंद मुझे हमला आवर हैं। और तब मैंने उठकर मजमे से कहा, मैं अजदहे का भाई और बूम का साथी हूँ। मेरी खाल जल गई, मेरा बरबत रो रहा है। क्या खुदा मेरी हालत नहीं देखता? काश वो मेरी फरियाद सुने। काश मेरे दुश्मन एक किताब लिखें जिसे मैं अपने कंधे पर रखूं और ताज की तरह पहनूं। अगर मेरी ज़मीनें मेरी वजह से नाला कुना हैं तो काश गेहूं के बजाय गोखरू और जौ के बजाय घास फूस इन पर उगें। अय्यूब के अल्फाज ख़त्म हुए। तब बगोले में से खुदावंदे आलम ने अय्यूब को जवाब दिया। पादरी ने बाइबल बंद कर दी। चार्ल्स कुर्सी की पुश्त से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठा रहा। उसने चौंक कर पादरी को देखा। इन तीनों दानिशमंद दोस्तों के नाम क्या थे जो अय्यूब को समझाने आए थे? एलहू, बिलवाद और एलिफाज। पादरी ने जवाब दिया, एलिहू, बलवाद और एलिगाज। चार्ल्स ने ज़रा उकताई हुई आवाज़ में दोहराया और फिर आंखें बंद कर ली। उसका जहन कहीं और भटक रहा था, क्योंकि वह बहुत देर से सोच रहा था। कर्नल जोएल जो मकान में मुकीम था, वो भी उसी रात उन शोलों में भस्म हुआ। तुम भी उसके साथ जलकर कोयला हुई। तुम्हारा खूबसूरत जिस्म कोयला बना। तुम मरते वक्त भी मुझसे बेवफा थी। अफसोस, अफसोस, अफसोस। उसने मेज़ पर से नया अहदनामा उठाया और सफ़े उलटने लगा। उसे भी यूहन्ना का
के मुकाशफे ने मुतवज्जह किया और सबसे पहले उसकी नज़र पड़ी। और फिर जब मैंने निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते देखा और बड़ी आवाज़ से कहते सुना कि इन 3 फरिश्तों ने नरसिंगों की आवाज़ के सबब से, जिनका फूंकना भी बाकी है, ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने मुझसे कहा, आ मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सज़ा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। चार्ल्स बार्लो ने ज़ोर से किताब बंद कर ली। ये सुतूर बाबुल के मुताल्लिक़ हैं। लंदन वायलेट बार्लो मरहुमा के मुताल्लिक़ भी नहीं। बाबुल बाबुल बाबुल। अब मैं बीमार पड़ जाऊंगा। अब मुझे हाज़री खाना चाहिए। अब मुझे कावेरी के किनारे उजाड़ बंगला, पद्मा के किनारे उजाड़ बंगला, उजाड़। अब्दुल, उसने ज़ोर से आवाज़ दी। अब्दुल गफूर अचानक सामने आन मौजूद हुए। वो बेहद मलूल और परेशान नज़र आ रहे थे। साहब, चलकर थोड़ा सा हाज़री खा लीजिए, अब 3 बज रहा है। चार्ल्स बार्लो ने इंतहाई मशकूर निगाहों से ओल्ड अब्दुल को देखा। अच्छा, थैंक यू अब्दुल। पादरे, मेरे साथ लंच खाकर जाओ। थैंक यू मिस्टर बार्लो। वो दोनों खाने के कमरे में गए। मेज़ पर बैठकर पादरी ने ग्रेस पढ़ी। सूप के बाद अब्दुल गफूर ने बाकी कोर्स खामोशी से सर्व किए। उसी खामोशी से खाना ख़त्म करके चार्ल्स और पादरी बाहर निकले। पादरे, मैं एलिस को आज ही अपना ट्रंक कॉल कर दूंगा। वो रोज़ी की खैरियत मालूम कर लेंगी, मगर अफसोस है कि मैं रिहाई की कोशिश नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो माफ़ी मांग ले। वो माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता पादरे। चार्ल्स ने पादरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। खुदा हाफिज़ पादरे, खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू मिस्टर बार्लो। चार्ल्स बार्लो अंदर चला गया। पादरी बैनर्जी ने हैट रैक में से छतरी उठाई। अब उनके कदम मन भर के हो चुके थे। अब उनको मालूम था कि रोज़ी की किस्मत में बहुत तवील कैद है, उम्र कैद। वो सर झुकाए जूं की चाल चलते बरसाती से बाहर निकले और फाटक तक इस तरह पहुँचे जैसे किसी के जनाजे के साथ जा रहे हों। फाटक पर खड़े होकर उन्होंने आसमान देखा और फिर सोचा, अब किधर जाऊं? बारिश बहुत देर से थमी हुई थी। वो फाटक से बाहर आकर एक तरफ को चंद कदम चले, फिर तजब्बुब के आलम में ठिठक गए और फिर चलने लगे। तो ये था आज का बाब। कल फिर आऊँगा, अगला चैप्टर सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।